जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी स्पेशल सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल व अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर आपका कानपुर को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर सही हो जाएगा। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर जो है कि अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को जो है कि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन ए है सोनभद्र, कानपुर, सहारनपुर, मेरठ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कागज उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका सहारनपुर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि सही हो जाएगा। और दोस्तों पूछे यदि कानपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर जो है कि विश्व में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चमड़ा उद्योग के लिए जो है कि कानपुर आपका प्रसिद्ध है विश्व में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है आजमगढ़, ऑप्शन बी है बहराइच, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जो जिला है आपका वह है इलाहाबाद। क्या है दोस्तों? इलाहाबाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। कितनी सीटें हैं टोटल? तो इसमें जो है कि टोटल 12 सीटें हैं। यदि क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीटों वाला जिला कौन सा है, तो श्रावस्ती है, महोबा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1880, ऑप्शन डी है 1888। तो दोस्तों कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में जो पहला अधिवेशन हुआ था वह हुआ था इलाहाबाद में, और वह कब हुआ था? तो वह हुआ था 1888 में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1888 में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? तो इंपीरियल सिविल सर्विस एयो ह्यूम के द्वारा। उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में कौन खरवार जनजाति की उपजाति है? निम्न में कौन खरवार जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन ए है पहरिया, ऑप्शन बी है सहरिया, ऑप्शन सी है थारू, ऑप्शन डी है राउत। तो दोस्तों खरवार जनजाति की जो उपजाति है वह आपका राउत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि राउत सही हो जाएगा। इसके अलावा पटबंधी भी है, दौलतबंधी भी है, खेरी भी है, यह सब खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम गर्मी दर्ज की जाती है? ऑप्शन ए है जौनपुर, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बरेली, ऑप्शन डी है अम्बेडकर नगर। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के सब जो है कि सबसे कम गर्मी जो है कि किस जिले में दर्ज की जाती है, तो वह आपका जो है कि बरेली में दर्ज की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, गढ़वा कहाँ स्थित है जहाँ से कुमारगुप्त के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त के 1 लेख मिलता है? तो दोस्तों गढ़वा जो है आपका यह झांसी में स्थित है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा, क्योंकि यह जो है कि क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार पूछ रखा है और आपके यूपी के कई एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को जो है कि कई बार देखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सुराहा ताल पश्चिम बिहार किस जगह में स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है झांसीपुर झांसी। तो दोस्तों जो सुराहा ताल पश्चिम बिहार है आपका बलिया में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि बलिया सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब तक जो है कि टोटल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा। कितनी बार लगा है? 10 बार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति शासन क्या होता है? देखिए राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, जब किसी राज्य का शासन संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा होता, तो उस केस में क्या होता है कि उस राज्य का उसमें जो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, यानी उस राज्य का जो शासन होता है वह आपका केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। किसके नियंत्रण में आ जाता है? तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। यदि दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति शासन का जो संबंधी प्रावधान जो है वो आपका अनुच्छेद 356 में है। किस में है? तो अनुच्छेद जो है कि 356 में। कितने में दोस्तों? तो अनुच्छेद 356 में। आप इसे याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक किस जगह में स्थित है? ऑप्शन ए है गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ। तो दोस्तों विश्व का दूसरा जो मानव डीएनए बैंक है वह आपका लखनऊ में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? यानी वहाँ पर जो है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो कि तांबा पाया जा रहा है या तांबा प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन दिया है सोनराई, ललितपुर, कजराहट, मिर्जापुर, सिंगरौली, मिर्जापुर, रेणुकूट, मिर्जापुर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोनराई, ललितपुर। सोनराई, ललितपुर में उत्तर प्रदेश के जो है कि उत्तर प्रदेश में तांबा प्राप्त हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो सोना प्राप्त होता है वह शारदा और रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया यूपी के एग्जाम्स में, इसलिए इसे आप ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का निर्माण कैसे हुआ है? छोटी छोटी झीलों के समूह से, वर्षा के पानी से, भूकंप के दरार से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित टांडादारी झील का जो निर्माण हुआ है वह भूकंप की दरार से हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या टोटल 100 है। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी रामगंगा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदी रामगंगा है इसकी लंबाई टोटल कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है आपकी 600 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 600 किलोमीटर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा, 600 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि गंडक परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? पूछा है कि गड़क परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? तो गड़क परियोजना की जो सिंचाई क्षमता ऑप्शन दिया है 15.60 लाख हेक्टेयर, 14.35 लाख हेक्टेयर, 12.40 हेक्टेयर और 14.59 लाख हेक्टेयर। तो दोस्तों जो गड़क परियोजना की सिंचाई क्षमता जो है वह इतने लाख हेक्टेयर के क्षेत्रों को जो है कि वह सिंचाई कर सकती है। जो परियोजना है इतने यानी 14.559 लाख हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नगरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए जो है कि गोकुल बैराज परियोजना, कौन सी दोस्तों? तो गोकुल बैराज परियोजना। कौन सी दोस्तों परियोजना? तो गोकुल बैराज परियोजना जो है कि चलाई जा रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि गोकुल बैराज परियोजना सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नहीं होता है? ऑप्शन है जामुन, बर्च, नीम, पीपल। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो है कि आपका बर्च जैसा वृक्ष नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य है स्थित है? ऑप्शन है रानीपुर अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है किशनपुर अभ्यारण्य। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो उन्नाव जिले में अभ्यारण्य स्थित है उसका नाम है नवाबगंज, यानी नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछ रखा है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में, के एग्जाम्स में। इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा खरवार जनजाति, आपका जो है कि मिर्जापुर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? तो आपका जो है कि मिर्जापुर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि मिर्जापुर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन है बुक्सा, थारू, माहीगिरी, खरवार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है वह आपका बुक्सा जनजाति है। कौन सी जनजाति है दोस्तों? बुक्सा जनजाति, इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना वन विभाग
कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंध हेतु प्रथम कार्य योजना विभाग का स्थापना की गई थी, वह की गई थी 1884 में। कब की गई थी दोस्तों? 1884 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर 1884 जो है कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिया है कि वाराणसी घराने की गायिका, वाराणसी वाराणसी घराने की गायिका का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है हुसैन खां, वाजिद अली शाह, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, पंडित राम सहाय। तो दोस्तों वाराणसी घराने की गायिका का जनक जो है कि पंडित बड़े रामदास जी को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ किस खेल से संबंधित है? यानी मोहम्मद कैफ कौन सा खेल खेलता था, यानी उसका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ऑप्शन है क्रिकेट, एथलेटिक्स, तैयारी, तैराकी, टेबल टेनिस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्रिकेट, क्योंकि मोहम्मद कैफ जो है क्रिकेट खेलता था, इसलिए यह क्रिकेट से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम जो है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? तो जैन विद्या शोध संस्थान जो है कि उत्तर प्रदेश के, यह भी लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। ये दोनों काफी अच्छा आसान क्वेश्चन थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी सुरेश रैना किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये सभी को पता है, सुरेश रैना जो है कि एक भारतीय मशहूर क्रिकेटर है और यह क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए जो है कि यह क्रिकेट से संबंधित है। देखते ही ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, यानी भारत में जो है कि भारत के उत्तर प्रदेश में किस चीज़ का ज़्यादा पैदावार होता है? दोस्तों खाद्यान्न का होता है। क्या होता है? खाद्यान्नों का। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो मत्स्य पालन का शुभारंभ हुआ था वह हुआ था 1944 में, 1944 में। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर 1944 वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? तो दोस्तों जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसलिए इलाहाबाद पड़ता है यूपी में, इसलिए स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह उत्तर प्रदेश से थे। कहाँ से थे दोस्तों? उत्तर प्रदेश से। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो धुरिया लोक नृत्य दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह लोक नृत्य जो है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर बुंदेलखंड सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन जो है कि फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? काफ़ी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पहले जो है कि आप इसे सही बताइए। ऑप्शन दिया है ताले, चूड़ियाँ, जूते, चाकू। तो दोस्तों जो कि फिरोजाबाद जो है यह आपका चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चूड़ियों के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है कि बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है कि उर्दू का प्रथम नाटक इंद्र सभा कब और किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों उर्दू का जो प्रथम नाटक है इंद्र सभा जो है यह मियाँ अमानत के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो मियाँ अमानत के द्वारा। किसके द्वारा? तो मियाँ अमानत के द्वारा जो है कि यह लिखा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर जाएगा मियाँ अमानत 1835 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन दिया है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो दोस्तों जो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है वह आपका ऑप्शन नंबर सी हमीरपुर है। कौन सा है दोस्तों? हमीरपुर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? तो जो लोक नृत्य राहुला है वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जो है कि किया जाता है? तो दोस्तों यह जो लोक नृत्य है यह बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि बहुत ही चर्चित है।
क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार आया है, जैसे कि एसएससी में भी यह क्वेश्चन आया है 2019 में। कब आया था दोस्तों? तो 2019 में आया था। फिर इसके बाद जो है कि यह स्टेनोग्राफर में भी आया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो है कि ऑप्शन नंबर ए जो है कि बुंदेलखंड जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन सा दोस्तों? मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है मौर्य लगा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? यानी धातु का प्रयोग मानव ने किस युग में सीखा? ऑप्शन है ताम्र युग, ऑप्शन है पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन सी है उत्तर पाषाण युग, ऑप्शन डी है किसी में नहीं। तो दोस्तों जो धातु का प्रयोग मानव ने सीखा था वह आपका ताम्र युग में सीखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वह आपका हुआ था 10 मई। कब हुआ था दोस्तों? 10 मई 1857 में। 10 मई 1857 में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है कि डी हमारा यहाँ पर 10 मई 1857 जो है कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो दोस्तों शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय जो है कि वहाँ के शासक जो था वह कीरत सिंह था। कौन था दोस्तों? कीरत सिंह, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है बाबर मेदिनी राय, ऑप्शन बी है बाबर राणा सांगा, ऑप्शन सी है बाबर इब्राहिम लोदी, ऑप्शन डी है बाबर हेमू। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, यह खानवा पड़ता है फतेहपुर से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो दोस्तों ये जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था, यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच दोस्तों? तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें जीत की उसकी हुई थी दोस्तों, तो इसमें जीत हुई थी बाबर की। और यह युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो यह युद्ध हुआ था 16 मार्च। कब हुआ था दोस्तों? तो 16 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है कि बाबर और राणा सांगा वाला जो है कि सही हो जाएगा। चलिए इसे याद रखेंगे आप, 16 मार्च जो है कि 1527 को जो है कि युद्ध हुआ था। 16 मार्च 1527 को जो युद्ध हुआ था, इसे आप याद रखेंगे, पूछ सकता है पेपर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया है, 182 ईस्वी के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने उत्तर प्रदेश के किस नगर पर कब्जा किया था? तो 182 ईसा पूर्व के युद्ध में यूनानी योद्धा मेनांडर ने जो है आपका उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र पर, किस क्षेत्र पर दोस्तों? तो मथुरा क्षेत्र पर जो है कि कब्जा किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? यानी दोस्तों पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम था वह था संयुक्त प्रांत। क्या था दोस्तों? तो संयुक्त प्रांत। अब पूछ रहा है इसका वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? तो इसका जो वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था वह पड़ा था 12 जनवरी 1950 को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर 12 जनवरी 1950 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है कि अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? यानी अवध पर जो है कि अंग्रेजों ने अधिकार कब कर लिया था? तो दोस्तों अवध पर जब अंग्रेजों ने अधिकार किया था, वो अधिकार किया था 6 सितंबर को। कब किया था दोस्तों? 6 सितंबर को 1957 में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि यहाँ पर 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी जो है कि यहाँ पर 1857 सही हो जाएगा। 1857 है, सॉरी यहाँ पर 1857 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों किला। क्या होता है? किला। दिया है उत्तर प्रदेश में स्थित मंगलगढ़ दुर्ग जो हमीरपुर में पड़ता है, किस काल में बनवाया गया था? ऑप्शन है गुप्त काल, ऑप्शन बी है चंदेल काल,
ऑप्शन सी है मुगल काल, ऑप्शन डी है कुषाण काल। तो दोस्तों ये जो मंगलगढ़ का दुर्ग था यह चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो यह बनाया गया था चंदेल शासकों द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा चंदेल काल। चंदेल काल में बनवाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो कि सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो सरकी किला है यह आपका उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो जौनपुर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर जौनपुर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी इमारत विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है? ऑप्शन है ताजमहल, झांसी का किला, लाल किला, इनमें से कोई नहीं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल। ताजमहल जो है आपका विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है कि यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है डोमराज का महल कहाँ पर स्थित है? डोमराज का महल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में जो है कि डोमराज का महल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया राजा जसवंत सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गोवर्धन, आगरा, फतेहपुर सिकरी, सादाबाद। तो दोस्तों जो राजा जसवंत सिंह की छतरी थी वह आपका जो है कि आगरा में स्थित थी। कहाँ पर स्थित थी दोस्तों? आगरा में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है कि यहाँ पर आगरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? चलिए दोस्तों बताइए बताइए आंसर इसका कमेंट बॉक्स में कितना है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल। दोस्तों उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। 928 वर्ग किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है कि यहाँ पर 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आप इन्हें ध्यान याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में आ सकते हैं, क्योंकि हालांकि अभी 2024 में होने वाला यूपी कांस्टेबल का पेपर, तो वहाँ पर जो है कि यहाँ से जरूर क्वेश्चन जो है कि उठकर आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन थे जो आपके लिए हमने जो है कि तैयार किए थे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरह के कंटेंट वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।